नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे और इस वक्त की बड़ी खबर। जेपी नड्डा ने अगले साल बंगाल के चुनाव के लिए बीजेपी को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए अब घर-घर जाकर किसानों से एक-एक मुट्ठी चावल इकट्ठा किया है और एक किसान के घर जाकर खुद भोजन भी किया। नड्डा की रैली के साथ ही बीजेपी ने अब बंगाल में एक तरह से विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों का ऐलान कर दिया है। राधा गोविंद जी के पुरातन मंदिर में गया, जहां चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी। ऐसे भूमि को भी और ऐसे भगवान राधा गोविंद को नमन करते हुए, प्रेरणा देते हुए आज आपसे बातचीत कर रहा हूं। मित्रों, आज जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा हूं जिस तरीके से बड़ी संख्या में आप सब लोग आए और जिस रास्ते से मैं आया, एक लंबी कतार जो अभी भी मुझे दिख रही है, हेलीपैड से लेकर के यहां तक सारा रास्ता आपने जिस तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। इस बात को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में बीजेपी सरकार के आने का दावा किया। नड्डा ने बंगाल के बर्धमान में ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला और आरोप लगाया कि ममता सरकार केवल कटमनी और भ्रष्टाचार के काम में जुटी हुई है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कई काम किए हैं और एमएसपी बढ़ाने के साथ साथ स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू भी किया। कि मोदी तुम आगे बढ़ो, किसान तुम्हारे साथ है, पश्चिम बंगाल के लोग तुम्हारे साथ, किसान की आवाज तुम्हारे साथ, और किसान की आवाज क्यों ना रहे मोदी जी के साथ। आपको जानकर के खुशी होगी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है। 6 गुना। यही ममता की सरकार और यही यूपीए सरकार का बजट 2013-14 में 22,000 करोड़ था। आज 1,34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है। ये बजट बना है, इसको हमको समझना है। उसी तरीके से ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोग कहते थे, चर्चा करते थे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन कमीशन को अगर लागू किया तो मोदी जी ने किया और लागत का 1.5 गुना देना तय किया और इसके साथ साथ एमएसपी को लगभग 50% बढ़ाया गया। ये हमको ध्यान में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसानों को भरोसा दिलाया कि 3 कृषि सुधार कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में जुटी हुई है, जबकि ममता सरकार ने किसानों को सबसे निचले दर्जे पर पहुंचा दिया है। मित्रों, अभी 3 किसान के बिल आए। ये बिल किसान को आजादी देते हैं, किसान को बढ़िया दाम देने वाले और किसान की उपज का सही दाम मिले, इसकी योजना उसके अंदर है। और किसान सीधा सीधा अपने जमीन में उपजने वाले चीज का कॉन्ट्रैक्ट खुद कर सकता है। ये व्यवस्था की गई। मित्रों, इन व्यवस्थाओं का उपयोग करना ये हमारी जिम्मेवारी है और इसको पूरा करना हमें करना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ एक बात मैं कहना चाहूं। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 29 राज्यों में किसान को सबसे कम 24वें स्थान पर पश्चिम बंगाल का किसान है, जिसको उपज का जो पैसा मिलता है वो 24वें स्थान पर है। यानी सबसे कम 29 स्टेट्स में से 24वें स्थान पर किसान बंगाल का खड़ा है। ये ममता जी ने हाल खड़ा कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल दौरे पर एक बार फिर ममता सरकार पर हमलावर। और इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं विक्रांत यादव, हमारे सहयोगी
पश्चिम बंगाल के बर्धमान में आशिका सिंह हमारी सहयोगी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह भी। लेकिन आशिका, सबसे पहले ये बताएं कि अब जेपी नड्डा का ये दौरा पूरे 1 महीने बाद जबकि उन पर हमला हुआ था, किस मायने में ये बेहद अहम माना जाए? बिल्कुल ये जो यात्रा है इसको अहम माना जाए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। संदेश साफ है कि बीजेपी का पूरा फोकस बंगाल के ऊपर है। बंगाल पर जीत के लिए पूरी ताकत बीजेपी की तरफ से लगाई जाएगी। यहाँ पर रोड शो के लिए जो भीड़ आई है उसकी तस्वीर मैं ज़रा आपको एक बार दिखाऊं। यहाँ पर न सिर्फ सड़क के दोनों किनारे बल्कि यहाँ पर दूसरी तरफ जो रास्ते हैं, जो ब्रिज वगैरह है, वहाँ भी लोग मौजूद हैं, खड़े हैं। कई पार्क वगैरह के गेट हैं, वहाँ पर भी लोग चढ़ गए हैं और सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि जेपी नड्डा कितनी जल्दी यहाँ पर आए। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये कुछ बच्चे हैं जो खास तौर पर ये बर्धमान डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक गेट है, इसके ऊपर चढ़ करके और इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं कब यहाँ पर आएंगे जेपी नड्डा। तो भले ही ये जो रोड शो के लिए सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता तय किया हो बीजेपी ने, लेकिन ये पूरी तरह से खचाखच भरा है। दोनों ही तरफ लोग खड़े हैं और इंतजार में हैं। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी भी इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं, वो भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। बर्धमान में रोड शो भी होने वाला है और इसी तरह से विक्रांत अब बीजेपी भी आगे बढ़ने की कोशिश की दिखाई दे रही है यहाँ पर कि किसी भी तरह से वो हर बार ममता पर हमलावर हों। आज का ये जेपी नड्डा का दौरा क्या इसमें सबसे ज्यादा और बेहद अहम? देखिए, मैं सबसे बड़ी चीज आज के दौरे में प्रशांत जो देखता हूं कि बीजेपी ने किसानों के बीच जो एक बड़ी रीच बनाने की कोशिश की है, किसानों के बीच जाकर के, क्योंकि ये जो आज का कार्यक्रम था, पहला जो कार्यक्रम था बीरभूम जिले के कठुआ के इलाके में जो गांव था, गांव के अंदर जाकर के कार्यक्रम था और गांव में ही किसान रैली की। इसके बाद उन्होंने गांव के 5 किसानों से एक मुट्ठी चावल लिया और उस चावल, क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार भी आ रहा है, देश में बड़ा त्योहार होता है, किसानों की दृष्टि से भी बड़ा त्योहार होता है, तो किसानों से चावल लिया जाएगा और ये 48,000। बने रहे हमारे साथ। इस वक्त बड़ी खबर, सिडनी टेस्ट में एक विवाद सामने आया है। नस्लभेदी टिप्पणी का आरोप इस टेस्ट मैच में लगा है। ऐसे में जबकि बुमराह और सिराज पर यह टिप्पणी की गई है, टिप्पणी करने का यह आरोप लगा है, ऐसे में जबकि ये मैच बेहद अहम मोड़ पर चल रहा था, टीम मैनेजमेंट ने यह आरोप लगाया है सिडनी टेस्ट में एक नस्लभेदी टिप्पणी करने का आरोप लग रहा है। और अक्सर देखा जाता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और ये विवाद एक बार फिर सामने आया है। अमृत आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमृत, किस तरह की टिप्पणी की गई है, आखिर क्या हुआ है? देखिए, जो बातचीत हमारी बीसीसीआई से हुई है, जो उनके अधिकारियों से हुई है, उसमें ये उन्होंने ये नहीं बताया कि दर्शकों ने क्या बोला है, लेकिन हाँ, जो जसप्रीत बुमराह हैं और सिराज जो हमारे गेंदबाज हैं दोनों, और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी, उसके बाद से ऑस्ट्रेलियाई फैंस जो हैं, जो हमेशा हम जानते हैं कि वो हुटिंग करते हैं, तो उन्होंने हुटिंग की और इस बार थोड़ी सी हदें पार कर दी है, गाली अब्यूज किया है खिलाड़ियों को, खासतौर पर जसप्रीत बुमराह को और सिराज को। तो दोनों खिलाड़ियों ने अपने कप्तान जो अजिंक्य रहाणे तीसरे टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं, उन्हें इन्फॉर्म किया। फिर मैच खत्म होने के बाद आज थोड़ा सा मामला ज्यादा इसलिए बढ़ गया, जब वो बाउंड्री में फील्डिंग कर रहे थे लेग साइड में, तब उन्हें गालियां दी गई, उधर से अभद्र भाषा का उपयोग किया गया उनके खिलाफ। तब उन्होंने रहाणे से फिर दोबारा इस बात की शिकायत की। तब रहाणे ने आज मैच खत्म होने के बाद आईसीसी को इस बात पे कंप्लेन किया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इस बात के बारे में कंप्लेन किया, सिक्योरिटी एजेंसीज को इस बारे में अवगत कराया गया कि इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा हो, खास तौर पर जसप्रीत बुमराह और सिराज को टारगेट करके दर्शक जो है वो अब्यूज कर रहे हैं। और आपको पता है कि कोरोना के बाद पहली बार स्टेडियम में इतने ज्यादा क्राउड पहुंच रही है, 10,000 लोग जो सिडनी टेस्ट देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर भी है कि मैच चल रहा था, सिडनी मैच के दौरान ही भारतीय खिलाड़ियों पर नस्लभेदी टिप्पणी की गई है, इसकी शिकायत भी की गई। बर्धमान एक बार फिर हम आपको लिए चलते हैं। बर्धमान की रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए टीएमसी सरकार के जाने की बात कही। इससे पहले उन्होंने कृषक सुरक्षा अभियान में भी हिस्सा लिया। बर्धमान में नड्डा का पारंपरिक बांग्ला अंदाज में स्वागत भी किया गया। नड्डा ने बर्धमान में प्राचीन राधा गोविंद मंदिर में गए और वहां पूजा अर्चना की।
वर्धमान में नड्डा ने सड़कों पर स्वागत के लिए बड़ी तादाद में लोग भी निकले दिखाई दिए। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल के बर्धमान में ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कहा कि ममता सरकार और तृणमूल कांग्रेस के लोग खुलेआम भ्रष्टाचार में जुटे हुए हैं। अगर हम अम्फान की बात करें, यहाँ का कल्चर कटमनी कल्चर, चौल चोर, त्रिपाल चोर, सिंडिकेट, कोल का, कोयले का झमेला, कोयले का भ्रष्टाचार, बालू चोर, मतलब ये क्या सरकार बना दी। राशन, हम राशन बांटे कोविड में और ये राशन चोरी करे और टीएमसी के घर में अनाज का गोदाम मिल जाए, ये हाल करके खड़ा कर दिया। आपकी तालियां बताती है कि आपको मालूम है टीएमसी मतलब कॉटमनी। टीएमसी का मतलब चौल चोर। टीएमसी का मतलब त्रिपाल चोर। बड़ा आरोप लगाया जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर कि वो सीधे भ्रष्टाचार में शामिल है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, जेपी नड्डा पर हमला हुआ 1 महीने हुए थे, उसके बाद फिर बंगाल दौरा। दरअसल ये दौरा ऐसे में जबकि मुट्ठी भर चावल हर घर से लेने की कोशिश है, क्या संदेश देने का तरीका है? आखिर क्यों इस तरह का रास्ता अख्तियार किया गया? देखिए प्रशांत, ये एक बड़ी पार्टी की योजना है और पश्चिम बंगाल की अगर सत्ता तक पहुंचना है तो उसका रास्ता बंगाल के गांव से होकर जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या के जो वोटर होते हैं राज्य के वो बंगाल के गांव में रहते हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम के बाद अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता 48,000 गाँव में जाएंगे, हर घर से संपर्क करेंगे और गाँव के लोगों से मुट्ठी भर चावल भी लेंगे और उनको पार्टी का स्टिकर भी लगाएंगे। उनके घर के बाहर एक स्टिकर लगाया जा रहा है। तो एक तरह से पार्टी से जोड़ने की कवायद है और पार्टी का यह मानना है कि पार्टी के साथ जिस तरीके से आम लोगों की सहानुभूति और प्रेम मिल रहा है, प्यार मिल रहा है बड़े नेताओं की रैली के दौरान, उसे देख करके उन्हें इस बात में कोई शक नहीं है कि बीजेपी इस बार चुनाव जीत रही है। तो पार्टी की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम गांवों को और किसानों को निशाना सामने रखते हुए साधा गया है और पार्टी की ये पूरी कोशिश है कि गांव तक, नीचे तक पहुंच जाए, जहां पर अभी तक ये कहा जाता था कि टीएमसी का कैडर काफी मजबूत है, तो अब बीजेपी बिल्कुल उसी जगह जाकर के अपनी पैठ बनाना चाहती है और अपनी पैठ बनाने के लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन जेपी नड्डा ने दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये जो आपकी गड़गड़ाहट है, ये जो आपकी खुशी है, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है। वो भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए आतुर खड़ी है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल में आगे अपनी सरकार बनाएं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त। और हमला ना सिर्फ ममता सरकार पर, बल्कि दावा यह कि बीजेपी अब तो चुनाव जीतकर सरकार भी बनाने जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शेष जी, ये जो घर घर जाकर मुट्ठी मुट्ठी चावल लेने की कोशिश है, क्यों आखिर बेहद अहम मान रही है बीजेपी? बीजेपी के पूरी दुनिया में अहम माना जाएगा। आप घर घर जब लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने चुनाव में, प्रचार में, आप अपने कैंपेन में शामिल कर रहे हैं, बहुत। केंद्र सरकार ने इस बारे में कई दिशा निर्देश और गाइडलाइंस जारी की हैं। उन सभी दिशा निर्देशों और गाइडलाइंस का हम लोग, दिल्ली सरकार पालन कर रही है और उसके हिसाब से सभी कदम दिल्ली के अंदर उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में हर ज़िले के अंदर डीएम की निगरानी में कंटेन करने के लिए, सर्वेलेंस के लिए टीम्स बना दी गई हैं, जो पूरी मुस्तैदी के साथ रैपिड रिस्पांस टीम्स बनाई गई हैं, जो पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं। वेटरनरी ऑफिसर्स जो हमारे हैं, वो दिल्ली में जितनी भी बर्ड मार्केट्स हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, उन सब में लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं। और स्पेशल फोकस इन सभी टीम्स का है पोल्ट्री मार्केट गाज़ीपुर,
शक्ति स्थल लेक, संजय लेक, भलसवा लेक, दिल्ली जू, डीडीए पार्क्स एट हौज खास विलेज, पश्चिम विहार एंड द्वारका। अभी तक जैसा मैंने बताया 104 सैंपल उठाए गए हैं और उनको हमने जालंधर भेजा है टेस्टिंग के लिए। उनके रिज़ल्ट्स आने के बाद जो भी उचित कदम, ठोस कदम जो भी उठाने की अगर ज़रूरत पड़ेगी वो दिल्ली सरकार उठाएगी। एक 24 घंटे की हेल्पलाइन भी हम लोगों ने जारी की है जिसका नंबर है 23890318 23890318। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पक्षियों के मरने के, खास तौर से क्रोज़, कौओं के मरने की खबरें आ रही हैं। उनके ऊपर वहीं उसी ज़िले की रैपिड रिस्पांस टीम तुरंत पहुंच के उसके ऊपर उचित कार्रवाई कर रही है। लेकिन आज एहतियात के तौर पे दिल्ली सरकार में हमने 2 निर्णय लिए हैं। एक तो दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाज़ीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। ये आज दोनों निर्णय लागू किए जा रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि सोमवार को जब रिज़ल्ट्स आएंगे और जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है वो सभी कदम उठाए जाएंगे। नमस्कार। गाजीपुर मुर्गी बाजार बंद कर दिया गया है 10 दिन के लिए। बर्ड फ्लू को लेकर के क्या एहतियात बरती जा रही है, दिल्ली में चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दी गई है, तमाम दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, सैंपल ले लिए गए हैं, जांच के लिए भेज दिया गया है। लेकिन एक बार फिर पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं दिल्ली के बाद, जहां जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। आज रैली है, ममता सरकार पर वो हमलावर हैं। जेपी नड्डा ने अगले चुनाव के लिए बीजेपी को अब गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए घर-घर जाकर किसानों से एक-एक मुट्ठी चावल इकट्ठा किया है और एक किसान के घर जाकर भोजन भी किया। इसके बाद नड्डा ने एक गाय को चारा खिलाया और गौसेवा भी की है। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह के संकेत और संदेश देने की कोशिश है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की। आज से एक बड़ा और अनूठा अभियान शुरू किया है बीजेपी ने, घर घर जाकर किसानों के एक-एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करना। और बीजेपी की ओर से बताया गया मकसद है किसानों से जुड़ना, उनके घर तक पहुंचना और संपर्क। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, अब रोड शो भी शुरू हो रहा है। आशिका, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, रोड शो की भी अब ये शुरुआत। जेपी नड्डा को हम देख सकते हैं वर्धमान में एक बार फिर से सड़कों पर उतरे जेपी नड्डा, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते दिखाई दे रहे हैं। 1 महीने बाद फिर से पश्चिम बंगाल की सड़कों पर। इससे पहले जब वो दौरा कर रहे थे, हमला भी हुआ था, शिकायत की गई थी, ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे कि उनके इशारे पर इस तरह से हमला होता है। आशिका, क्या अब रोड शो की शुरुआत हो रही है? बिल्कुल प्रशांत, रोड शो की शुरुआत हो रही है। वर्धमान की तस्वीरें आप देखिए, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ये जो रथ सजाया गया है उसके ऊपर चढ़ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय है, दिलीप घोष है, पार्टी के जो दूसरे सांसद है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और पूरी सड़क जो है, पूरी सड़क लोगों से खचाखच भरी हुई है और यहाँ पर हर तरफ जहाँ तक नजर जाती है लोगों की भीड़ नजर आती है। लोग हर तरफ से उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और इसके बाद यहाँ से आगे, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाबुल सुप्रियो है, ये आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो, जिन्होंने शॉल देकर के सम्मानित किया जेपी नड्डा को। अब धीरे धीरे, क्योंकि सड़क पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो धीरे धीरे ये जो रोड शो है आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद जेपी नड्डा यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसके बाद यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कुछ मीटिंग्स भी होंगी पार्टी की, उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे जेपी नड्डा। तस्वीरें जैसा कि हम दिखा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय है, जो कि भीड़ इतनी है कि जिसके उन्हें बार बार ये कहना पड़ रहा है कि जो लोग हैं वो आगे बढ़े। यहाँ से जो गाड़ी है, जो रथ है, वो निकलने की कोशिश कर रही है। वो रोड शो की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। प्रशांत,
आशिका, लगातार ममता बनर्जी की ओर से आरोप लगाए गए कि ये बाहर के लोगों को कोई प्रतिसाद नहीं मिलने वाला है। लगातार बाहर के लोग कहकर इन्हें सीधे एड्रेस करने की कोशिश की गई थी। जितने भी नेता बीजेपी के पहुंच रहे हैं, जिन्हें जिम्मेदारियां वहां दी जा रही है, लेकिन क्या जनता किस तरह से उन्हें प्रतिसाद दे रही है? क्या नजारा इस वक्त रोड शो का है? बिल्कुल, यहाँ पर जहाँ तक नजर जा रही है लोगों की भीड़ मौजूद है। बहिरागत तो जो शब्द है उसकी बात करें तो इसको लेकर के राजनीति लंबे समय से पश्चिम बंगाल में हो रही है और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बार बार जब भी दिल्ली से बीजेपी के कोई नेता आते हैं तो यही कहा जाता है कि ये लोग तो बाहर ही हैं और हम यहाँ के हैं। लेकिन इसके पहले जब अमित शाह आए उन्होंने ये साफ भी कर दिया है कि मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो यहाँ का ही, बंगाल का ही होगा। तो ये तो साफ है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो बंगाल का होगा। तो इसके बाद ये जो बाहरी और भीतरी राजनीति है, ये बंगाल के जो सेंटिमेंट है उसका इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचने की कोशिश है तृणमूल कांग्रेस की। हालांकि बीजेपी की बात करें तो कोई कोर कसर नहीं है। बंगाल के कोने कोने तक नेता पहुंच रहे हैं, चाहे किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं है जो अनछुआ हो जहां ये न पहुंच रहे हों। प्रशांत। आशिका, बड़ी तादाद में हम देख पाते हैं जिस रथ पर निकले हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़ी भीड़ भी है। जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, क्या वाकई ये बाहर के लोग हैं या फिर लोकल लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जेपी नड्डा की जो भी कार्यक्रम रहे हैं वहाँ पर लोग भारी संख्या में मौजूद रहे हैं। सब स्थानीय लोग हैं, बांग्ला भाषी लोग हैं। तो पॉपुलैरिटी जो बीजेपी की है जिलों में बढ़ती नज़र आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो यहाँ पर तस्वीरें देखी जा सकती हैं, हर तरफ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक प्रशांत। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिवली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने तमाम प्रभारी नेताओं और सांसदों के साथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ये रोड शो करते हुए बर्धमान में निकले हुए हैं। आज कुछ और कार्यक्रम जेपी नड्डा के रहे। वो किसान के घर गए, वहां भोजन किया, घर घर जाकर एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करने की कोशिश की गई और मकसद बीजेपी की ओर से बताया गया कि घर घर जाकर संपर्क करना, हर घर से बीजेपी का संपर्क हो। इस अभियान की शुरुआत आज करते हुए जेपी नड्डा आज हुंकार भरते हुए, और माना यह जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए ये पूरी तैयारी में है। बीजेपी की पूरी टीम, खुद अगुवाई करते जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय कुछ संबोधित करते हुए भी जो साथ में इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं जेपी नड्डा के। आज दिन भर कई और कार्यक्रम हुए। मंदिर गए जेपी नड्डा, अपने तमाम नेताओं के साथ पूजा अर्चना की, गौ सेवा की, गाय को चारा खिलाया, किसानों के घर गए, एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करने के अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही किसान के घर जाकर खाना भी खाया। इससे पहले भी इसी तरह से गरीब किसानों के घर जाकर के, मजदूरों के घर जाकर के, कलाकारों के घर जाकर के भोजन करना, और ये जताने बताने की कोशिश कि किस तरह उन तमाम वर्गों से सीधे जुड़ी हुई है बीजेपी, क्योंकि चुनाव बेहद करीब हैं। अब ये संदेश घर घर तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी की है। और इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो करते हुए वर्धमान में। अब ये रोड शो तकरीबन 1 घंटे तक का जो निर्धारित किया गया है, क्लॉक टावर से शुरू हुआ और लॉर्ड कर्जन गेट पर यह खत्म होगा। जो अब तक की रूपरेखा इसकी बनाई गई है, बताई गई है, लेकिन इसके बाद सिंक्लेयर रिजॉर्ट में भी कोर ग्रुप की बैठक ये कर सकते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं आज के इस कार्यक्रम के समापन पर। लेकिन जो उम्मीद की जा रही है वही कि ममता सरकार पर एक बार फिर हमलावर होंगे, जैसा कि आज दिन भर यही हुआ जब रैली में वो ममता सरकार पर सीधे हमलावर थे। रोड शो करते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। शेष नारायण जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शेष जी, ये एक के बाद एक इस तरह से रैली की शुरुआत पश्चिम बंगाल में तमाम राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा अगुवाई करते हुए बीजेपी के नेता दिख रहे हैं, खासतौर पर इस तरह के अभियान चलाने में।
क्या उन्हें महसूस हो रहा है कि इस बार वो लीड ले सकते हैं, इसलिए भी फ्रंट फुट पर? नहीं, बिल्कुल वही तो चैलेंजर हैं, फ्रंट वही तो लीड लेंगे, क्योंकि जो भी ममता से नाराज जितनी भी जनता है बंगाल में, सब इनके साथ ये जी एक धुरी बन गए हैं। इनके पास लोग आ रहे हैं, सीपीएम से भी, कांग्रेस से भी और टीएमसी से भी। और ये खासतौर से जो मिदनापुर और ये बर्धमान जो डिविजन हैं, ये दक्षिण बंगाल के बहुत ही इंपॉर्टेंट डिविजन हैं। आपने देखा कि पिछले हफ्ते 10 दिन पहले अमित शाह वहीं गए थे, बीरभूम में गए थे वो, बिल्कुल। और अब ये इधर आए हुए हैं, और इसके पहले मिदनापुर में कार्यक्रम हुआ था। तो ये इन जिलों को इन्होंने फोकस में लिया हुआ है। यहाँ से बहुत ये इनका हार्ड मजबूत इलाका माना जाता है ममता बनर्जी का, और वहां पे जो फोकस कर रखा है इन्होंने, नंदीग्राम वहीं पे है, किसान फोकस में है, क्योंकि किसान, अभी आपको विक्रांत ने वहां से ग्राउंड से रिपोर्ट किया कि बिना किसानों के एक मुश्त साथ हुए आप बंगाल की सत्ता नहीं लेते। 1978 में जब सीपीएम पावर में आई तो उसने किसानों के हित के लिए ऑपरेशन बरगा चलाया था, और नंदीग्राम का आंदोलन इन्होंने चलाया किसानों के हित में, कि कंपनी को लेके, सस्ती जमीन लेके कंपनी को दी जा रही थी। इन्होंने आंदोलन चलाया ममता बनर्जी, और उसके सबसे बड़े लीडर थे वही शुभेंदु अधिकारी, अब वो बीजेपी में है। तो किसान फोकस इनका है कि अर्बन तो है ही है ये, और उसमें इनका घर घर जाके चावल मांगना, या जो करना, वो संपर्क, जनसंपर्क का बहुत बड़ा अभियान है। और ये चुनाव तो यही सब कराता है भाई। चुनाव में ही तो जनता नेता को औकात बताती है, और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष किसान के घर पे जाके एक मुट्ठी चावल मांग रहा है, ये बहुत बड़ा सिंबलिज्म है, और इससे ये बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प ये देखना होगा कि ममता उसका क्या करती है। दिलचस्प, और ये संकेत देने की कोशिश है कि आखिर बीजेपी के इरादे क्या हैं, और ये ऐसे में तब बेहद अहम है जब दिल्ली के कुछ बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो किसानों के घर पश्चिम बंगाल में पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा, घर घर पहुंच रहे हैं, एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा कर रहे हैं, और ये बताने जताने की कोशिश हो रही है कि आगे जो कुछ होगा उनके निहित हित के लिए होगा, और उसी के लिए बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई देती अपने दल बल के साथ। रोड शो इस वक्त जेपी नड्डा करते हुए, और आशिका सिंह हमारी सहयोगी इसी रोड शो को कवर करती हुई यहां मौजूद हैं वर्धमान में। आशिका, क्या इस वक्त आप देख पा रही हैं, नेता तो निकले हैं लाल लश्कर के साथ, लेकिन लोग कहीं कुछ एंटरटेन कर रहे हैं, कुछ प्रतिसाद मिल भी पा रहा है? आशिका सिंह हमारी सहयोगी वर्धमान में ही इस खास कार्यक्रम को कवर करने के लिए वहां पहुंची है, लेकिन इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि एक बड़े अभियान की शुरुआत बीजेपी ने की है पश्चिम बंगाल में। अभियान का नाम दिया गया है एक एक मुट्ठी चावल। किसानों के घर पहुंचना, एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करके कोशिश करना, बीजेपी की ओर से बताया जा रहा है। मकसद है हर घर तक बीजेपी की दस्तक, और यह संपर्क अभियान का तरीका बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज शुरुआत कर दी इस अभियान की। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी वर्धमान में ही मौजूद हैं। विक्रांत, क्या इस मौके पर एक मुट्ठी चावल किसानों के घर से लेने की कोशिश राजनीतिक संकेत देने की भी कोशिश है? क्योंकि कुछ किसान संगठन के लोग तो राजधानी के बॉर्डर पर भी डेरा डाले हुए हैं, और इस मौके पर यह कवायद क्या कहती हुई? देखिए, बिल्कुल संदेश केवल बंगाल के लिए नहीं है, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बोलते हैं और चुनावी रैली में वो तीनों किसान कानूनों की भी बात करते हैं, तो जाहिर बात है कि वो केवल बंगाल के लिए बात नहीं कर रहे, बल्कि देश के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए भी बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये तीनों बिल जो कानून जो हो गए हैं अब, वो किसानों के हित के लिए, उनके फायदे के लिए लाए गए थे, और पूरी तरीके से किसानों के लिए ये काफी फायदेमंद रहेंगे। तो आज यहाँ से उन्होंने संदेश देने की कोशिश निश्चित तौर पर आंदोलन कर किसानों को भी देने की है। और ये तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि आखिर किस तरह का संदेश देने की कोशिश हो रही है बीजेपी की ओर से। और संभवतः पश्चिम बंगाल में बीजेपी इकलौती पार्टी है जो जोर शोर से अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है, जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव बेहद नजदीक है। लेकिन बीजेपी के नेताओं की ओर से बार बार दावा यह कि ममता सरकार का जाना तय है, बीजेपी का आना तय है, और उसी कड़ी में एक के बाद एक कई रैलियां और कार्यक्रम आयोजित करते बीजेपी के नेता। और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वर्धमान की सड़कों पर
हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते और दूर दूर तक लोगों का भी लंबा काफिला उनके साथ आगे बढ़ता हुआ। सड़क के दोनों ओर बड़ी तादाद में बर्धमान के लोग भी मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिवादन करते। लेकिन रोड शो से ही पहले जेपी नड्डा ने दावा कर दिया कि गांव से एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करने से किसानों को ममता सरकार के खिलाफ एकजुट करने में मदद भी मिलेगी। मैंने कृषक सुरक्षा अभियान, ये कृषक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। एक मुट्ठी चावल जो मैंने किसानों से दान लिया है और आगे जाकर के गांव में भी मैं उनसे दान लेने वाला हूं। इस तरीके से आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। बड़ी हुंकार। जबकि जगदानंद गांव भी गए, पूजा अर्चना की जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुंकार भरते हुए पश्चिम बंगाल में कि घर घर किसानों के जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता मां दुर्गा की सौगंध लेंगे कि किसानों की रक्षा के लिए वो हरदम तत्पर रहेंगे। और आज यही संकेत देने की कोशिश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से। आज पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष। तकरीबन 1 महीने पहले वो इसी पश्चिम बंगाल में आए थे, हमला भी उन पर हुआ था और बीजेपी ने फिर पलटवार किया था ममता सरकार पर। शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शेष जी, आज का ये रोड शो, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी बार बार कहती रही कि ये बाहर के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के लोग इन्हें पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इतने दिनों में क्या अब उन्हें कुछ महसूस हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि अब बीजेपी फ्रंट फुट पर आ चुकी है? बेकार की बात ममता बनर्जी करते हैं। बंगाल के लोगों ने हमेशा बाहर के लोगों को पसंद किया है, हमेशा। जब ये अंग्रेज आए तो सबसे पहले वहीं जमे। पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो लोग गए, कलकत्ता गए, उन्होंने वहां पे जमे। मारवाड़ी गए, सारी इंडस्ट्रीज के दफ्तर वहां थे। तो हमेशा पूरे भारत के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को बंगाल ने हमेशा अपनाया है और उनकी कल्चर को, उनकी संस्कृति को अडॉप्ट किया है। और ये भारत के लोगों को बाहरी करके ये तो पगलाए गई है, लगता है ममता बनर्जी। ये बिल्कुल बेकार की बात है। और अगर कोई भी इस तरह की बात करता है, चाहे गुजरात में हो, चाहे बंगाल में, चाहे तमिलनाडु में, चाहे महाराष्ट्र में हो, तो उसकी चौतरफा निंदा की जानी चाहिए और उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए संविधान के खिलाफ बकवास करने के जुर्म में। बिल्कुल, ये बात तो गैर संवैधानिक भी है, बीजेपी भी यही आरोप लगा रही है। लेकिन आज का दिन बीजेपी के लिए दरअसल सबसे अहम इसलिए भी है क्योंकि जहां केंद्र में बीजेपी सरकार है, कुछ किसान नेता दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं एक बेहद खास आंदोलन की अभियान की शुरुआत जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में की है। किसानों के घर घर जाकर एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करने की कोशिश, और मंच पर उन्होंने सीधे ये उद्घोष किया कि ये सौगंध मां दुर्गा की लेंगे बीजेपी कार्यकर्ता कि किसानों के हित और रक्षा के लिए वो तत्पर रहेंगे। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी वर्धमान में इस पल पल की घटना को कवर करने के लिए मौजूद हैं। विक्रांत, अब जबकि ये जेपी नड्डा की ओर से कह दिया गया है कि बीजेपी का कार्यकर्ता सौगंध लेता है आज से इस अभियान के तहत कि वो किसानों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, क्या सीधे किसानों को अब टारगेट करते हुए अपने अभियान को आज से शुरू कर रही है बीजेपी? देखिए, बिल्कुल, अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी को जीतना है और जिस तरीके के बीजेपी दावे कर रही है कि 200 प्लस सीटें लानी है, तो पूरे गांव में, घर घर में पहुंचना पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल का जो एक बड़ा हिस्सा है वो ग्रामीण इलाका है, जहां पर अभी तक टीएमसी का कैडर एक बड़ी ताकत बना हुआ था और वहां पर अभी कुछ साल पहले तक बीजेपी का कैडर नहीं जा पाता था। लेकिन अब बीजेपी ने इस तरीके की अपनी स्थिति बना ली है, एक मजबूत स्थिति बना ली है कि उसके पास बूथ वर्कर भी हैं, उसके पास गाँव में काम करने वाले कार्यकर्ता भी हैं। और
जिस तरीके का आज का कार्यक्रम था वो ये दिखाता है कि बीजेपी ने अब ये पूरी रणनीति बनाई है कि किस तरह से राज्य के सभी गांवों को साधा जाएगा। 48,000 गांव को तय किया गया है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे और हर घर से एक मुट्ठी अनाज लिया जाएगा और वहां पर बीजेपी का स्टिकर लगाया जाएगा। तो जाहिर बात है जब किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उन घरों में जाएंगे तो एक प्रभाव जरूर पड़ता है और बीजेपी को ये उम्मीद है कि इससे एक बड़ी सफलता उन्हें मिलेगी। तो आज से इस अभियान को शुरू कर दिया गया है और अगले कुछ दिनों तक बंगाल के गांवों में यह अभियान चलेगा और किसानों को अपने साथ जोड़ने की, गांव को अपने साथ जोड़ने की बीजेपी ने एक बड़ी पहल शुरू की है। बीजेपी का ये संपर्क अभियान में आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के एक बार फिर दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज दिन भर तमाम कार्यक्रम हुए, रैली हुई, मंदिर गए, पूजा अर्चना की, गौ सेवा की, गाय को चारा खिलाया, लेकिन ममता सरकार पर हमला करके एक बार फिर बताया कि अब पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है परिवर्तन, बीजेपी को लाना चाहती है, ममता सरकार को हटाना चाहती है। सियासी बयानबाजी लगातार हुई, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। ममता बनर्जी इन्हें बाहरी कहती रही, लेकिन अब बीजेपी पैर पसारने की कोशिश में एक के बाद एक, साल 2011 से जिस तरह से रुतबा बढ़ाने की कोशिश बीजेपी ने की है उसमें कामयाबी हासिल करते जा रहे हैं, उससे भी बीजेपी का उत्साह बढ़ा हुआ है और खासतौर पर उन वर्ग तक पहुंचने की कोशिश जिन वर्गों में पैठ बनाकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता तक पहुंची थी, और वो वर्ग है किसानों का। किसान आंदोलन के जरिए ही एक बड़े अभियान की शुरुआत ममता बनर्जी ने की थी और वो सत्ता पर काबिज हुई और अपनी धमक उन्होंने दिखाई, कई सालों की कम्युनिस्ट सरकार को हटाया। लेकिन अब बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश में, और इसी कोशिश में जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज बर्धमान की सड़कों पर उतरे हुए हैं एक बार फिर, जबकि एक महीना पहले भी वो इसी दौरे पर आए थे, हमला भी उन पर हुआ था। ममता सरकार पर वो पलटवार करते हुए कहते नजर आए कि उनके इशारे पर यह हमला हुआ था, पुलिस प्रशासन उनके इशारे पर काम करती। लेकिन आज एक बार फिर कई अहम कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए, जिसमें सबसे अहम घर घर जाकर एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करना, और मकसद है हर घर तक बीजेपी की पहुंच, यानी बीजेपी का संपर्क अभियान। और आज का दिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज घर घर जाकर संपर्क अभियान की शुरुआत खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। शेष नारायण जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शेष जी, ऐसे में जबकि कुछ किसान संगठन कहते हैं कि ये किसान विरोधी कानून बनाया गया है, आज जब बीजेपी के नेता खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष किसानों के घर घर पहुंच रहे हैं एक मुट्ठी चावल लेने के लिए, तो ये किसानों को तो अच्छा मौका था उन्हें प्रतिक्रिया देने के लिए, जताने और बताने के लिए कि आप केंद्र सरकार बनाकर क्या कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई डर नहीं था बीजेपी को आज किसानों से मिलते हुए? नहीं नहीं, अध्यक्ष को क्या डर होगा। अध्यक्ष तो अभी पिछली बार गए थे, उन पर पत्थर वत्थर फेंकवा दिया था, पूरा दुनिया में बवाल लगा दी गई थी। तो मेरा ख्याल है कि वो डर उनको बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये है कि उनके कुछ बयान डिस्प्यूटेड जरूर हैं, जैसा कि उन्होंने कहा स्वामीनाथन कमीशन हमने लगा दिया है, और यहाँ जो किसान बैठे तो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं लगाया, स्वामीनाथन कमीशन लगवाना उनकी वन ऑफ द डिमांड्स है। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे भाई चुनाव का प्रचार है, एवरीथिंग इज फेयर इन चुनाव प्रचार, उसमें 50% तक झूठ अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन ये चावल मांगने जाएंगे किसान के यहाँ, वो तो फिर वो किसान तो उनको थोड़ा ही करेगा। हाँ, ये जरूर तय है कि इसके बाद जब इनके कार्यकर्ता जाएंगे तो उन पर कितनी लाठियां कहाँ पड़ेंगी और कहाँ किस गांव में कौन पार्टी मजबूत होगी, वो देखना दिलचस्प होगा। पुलिस भी ममता के साथ है, ये चावल मांगने इनका कार्यकर्ता जाएगा तो टीएमसी वालों को चावल देने देंगे, क्या देने देंगे, वो सब। चुनाव बंगाल का हमेशा मजेदार होता रहा है, और इस बार बीजेपी चूंकि सत्ता को एकदम विद इन स्ट्राइकिंग रेंज वहां से देख रही है, बिना किसानों के सहयोग होगा नहीं। तो यहाँ किसानों के आंदोलन को कंटेंट करने के लिए अब देखना यह है कि इनकी विश्वसनीयता उन किसानों में कितनी है। वो बातें सब सामने आ जाएंगी, ज्यों आएंगे। हम लोग भविष्यवाणी पत्रकार हैं, कोई ज्योतिषी थोड़ा ही है। जब आएंगी तो हम लोग उसको फिर से हाईलाइट करेंगे। आज एक बात यह है कि आज इस पर जरूर यहाँ पे दिल्ली में सिंघू ऑर्डर पे चर्चा होगी कि भैया कहाँ लगाया है तुमने स्वामीनाथन कमीशन। वो सारी चीजें बहस में हैं और उसका मजा लिया जाएगा। हमसे क्या मतलब, कानूनों की यार। लेकिन बीजेपी की नजर में तो विधानसभा चुनाव है और उसी के लिए आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के जेपी नड्डा बर्धमान में जो रोड शो कर रहे हैं।
लगातार बड़ी तादाद में लोग भी उनका अभिवादन कर रहे हैं, हाथ हिलाकर बीच बीच में संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है उनके साथ। तमाम दल बल में बीजेपी के बड़े नेता भी यहां मौजूद हैं। लेकिन आज जबकि बेहद अहम दिन बीजेपी के लिए, पश्चिम बंगाल में एक बड़े अभियान की शुरुआत की है, घर घर जाकर एक मुट्ठी चावल ले रही है बीजेपी। ऐसे में जेपी नड्डा ने किसान सम्मान निधि के मामले में भी ममता सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि जब ममता सरकार जाने के दिन आ गए हैं तब उसे केंद्र की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का ख्याल आया है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक की है और यह समीक्षा बैठक हुई है वैक्सीन को लेकर। 16 जनवरी से वैक्सीन लगेगी, इस वक्त की यह बेहद अहम और बड़ी खबर है। वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी से होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद यह समीक्षा बैठक की है। इसके पहले भी वो हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे कि किस तरह से तैयारियां पूरी हो रही है। और अब 16 जनवरी तारीख तय हो चुकी है। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, इसी तारीख का जनता को इंतजार था, क्या उसका ऐलान हो गया है 16 जनवरी से वैक्सीनेशन? बिल्कुल बिल्कुल, अभी प्रधानमंत्री ने बैठक ली अभी से थोड़ी देर पहले, और 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन का काम है वो शुरू हो जाएगा मकर संक्रांति के बाद। और उसमें प्रायोरिटी मिलेगी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको कम से कम 3 करोड़ लोगों को सबसे पहले इस खेप में ये कोरोना का वैक्सीन मिलेगा। और सबसे बड़ी खास बात है इसमें कि जिनकी आयु 50 साल से ज्यादा है उनको प्रायोरिटी मिलेगी, और जो 50 से कम है, जिनमें कोमॉर्बिडिटी पाई गई है, उनमें से 27 करोड़ लोगों को धीरे धीरे इसके बाद कोरोना के वैक्सीन दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह फैसला हो चुका है और प्रधानमंत्री ने एक पूरी की पूरी रूपरेखा तय कर दी है। सोमवार को जब मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे तो इसकी पूरी की पूरी रूपरेखा तय हो जाएगी। 16 तारीख से भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन का। बड़ी खबर है इस वक्त की, पूरे देश को इसका इंतजार था कि वो तारीख कौन सी होगी। तारीख का ऐलान हो गया है 16 जनवरी। मकर संक्रांति के बाद वैक्सीनेशन होगा, ये संकेत तो दे दिए थे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन अब वो तारीख तय हो चुकी है 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। लेकिन अमिताभ, बहुत से सवाल विरोधियों की ओर से किए जा रहे हैं, तंज कसे जा रहे हैं कि पहले ये वैक्सीन आप खुद लगवा लें। शंका और शक जाहिर किया जा रहा था, लेकिन अब जो आज बैठक हुई है, क्या ठोस चीजें इससे सामने निकल कर आई है? एक तो जन भागीदारी को भी इस समय इस्तेमाल किया जाएगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का जो अनुभव है देश में, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जो चुनाव में जिस तरह से बूथ लेवल की स्ट्रेटजी बनती है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो भी आशंकाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश की गई है। लेकिन पहली प्रायोरिटी हेल्थ वर्कर्स रहेंगे, ये साफ हो गया है। 50 के ऊपर की आयु के लोग रहेंगे और 50 से कम जिनको ये बीमारी हिट की है वो भी इसकी प्रायोरिटी रहेंगे। तो कुल मिलाकर पहले चरण में मुझे लगता है 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका वैक्सीनेशन होगा। प्रधानमंत्री ने खुद ही बैठक लेकर इन 2 दवाइयों को मंजूरी दी गई है और अभी तक कम से कम 79 लाख बेनिफिशियरी हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो दिन अब काउंटडाउन शुरू कीजिए और भारत में कम से कम कोरोना वैक्सीन को लेकर जो भी शंकाएं थी, आशंकाएं थी, वो निर्मूल साबित होंगी। प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्रियों से बात करके इसको सभी सारी चीजों को साफ करेंगे पूरे देश के सामने। और जो रोड मैप तैयार था, अब उसका ऐलान हो चुका है। 16 जनवरी से पूरे देश भर में, भारत भर में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है। कोरोना का टीका लगाया जाएगा। तय कर दिया गया है 3 करोड़ लोग वो होंगे जो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, मतलब ये जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके लोगों की सेवाएं की है। सबसे पहले उनकी जान की हिफाजत, और 50 साल से ऊपर के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर हर किसी को, जरूरतमंदों को यह टीका लगाया जाएगा। लेकिन तारीख तय हो चुकी है। आज बेहद अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और तारीख का ऐलान किया गया है 16 जनवरी से भारत में कोरोना का टीका लगाया जाएगा, वैक्सीन लगाया जाएगा। लेकिन अमिताभ, जिस तरह की बात अब सामने आई है, लगातार इसका ड्राई रन हो रहा था, ट्रायल हो रहा था, अभ्यास किए जा रहे थे कि कोई चूक बाकी ना रहे। क्या इन तमाम चीजों को पुख्ता करने के बाद ही इस तारीख का ऐलान किया गया है?
बिल्कुल, तमाम बातों को और तमाम बारीकियों को समझते हुए और तमाम पेचीदगियां जो उमड़ के आ रही थी, उनको दूर करते हुए प्रधानमंत्री ने आज बैठक ली है और इस बैठक में इन तमाम जो भी दुविधाएं थी उनको दूर कर दिया गया है और प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी टीम को भी साफ कर दिया है कि कैसे दवाई की शुरुआत होगी, कितने लोगों ने रजिस्टर किया है, किनको प्राथमिकता दी जाएगी, कैसे धीरे धीरे लोगों के बीच जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे देश का जो चुनाव होता है लोकतंत्र का, प्रशांत, ये भी साफ है कि बूथ स्तर पर जिस तरह से कर्मचारी पहुंचते हैं रिमोट एरिया, चाहे वो नक्सल एरिया हो, चाहे आतंकवाद से पीड़ित इलाका हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का के दुर्गम इलाके हो, इन तमाम इलाकों में जिस तरह से बूथ कर्मी जाते हैं उस तरह से भी जाकर इन हेल्थ वर्कर्स के द्वारा इस वैक्सीनेशन की जाएगी। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अब एक शुरुआत कर दी है, एक ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री ने इस बैठक के बाद और 16 तारीख से जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू होगा, लोगों की दुविधा भी अपने आप धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। और ज्यादातर लोग इसी बात के इंतजार में थे, इसी बात की प्रतीक्षा भी कर रहे थे कि कब वो तारीख का ऐलान होगा जब देशवासियों को आधिकारिक तौर पर ये कोरोना का टीका लगेगा, वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। लेकिन अमिताभ, जो लोग शक जाहिर कर रहे थे कि पहले मंत्रिमंडल को, खुद को ये लोग लगा लें जो करता धरता है, यानी कि मुखिया जो हैं, चाहे यूपी में योगी सरकार की बात हो, चाहे फिर केंद्र में मोदी सरकार की बात हो, लेकिन इनकी शंका का समाधान हो, ऐसे लोगों के लिए कोई जवाब और दिया गया है ताकि अब इनके पास कोई शक ना रहे और 16 तारीख से कोई बाधा ना रहे। बिल्कुल, ये तमाम विरोधियों के जवाब की बात जहां तक है, प्रधानमंत्री ने तमाम विरोधी दलों के नेताओं से भी बात की थी। प्रधानमंत्री तमाम मुख्यमंत्रियों से भी लगातार संपर्क में थे, कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर। कोरोना वैक्सीन जब सरकार ने क्लियर कर दिया है कि ये 2 वैक्सीन इस्तेमाल होंगे, BBL के और सीरम इंस्टीट्यूट के, उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि वो तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को बैठेंगे। तो कुल मिलाकर विपक्ष हो चाहे पक्ष, सबसे बातचीत करने के बाद अपने वैज्ञानिकों की, अपने जो साइंटिफिक कम्युनिटी है जिसने दवा को डेवलप किया है इस कम से कम समय में और इतने बड़ी मात्रा में तैयार किया गया है, तो ये तो काफी बड़ी अचीवमेंट की बात है, ये काफी बड़ी सफलता की बात है। तो जाहिर तौर पर एक सबके पीठ थपथपाने वाली बात ही है। इसलिए विपक्ष भी अब कम से कम जनभावना जो चाहती है कि वैक्सीन लोगों को लगे, जनभावना ये चाहती है कि वैक्सीन प्रधानमंत्री क्लियर करके लोगों के बीच में लेकर जाएं। और ये इसलिए जनभावना के खिलाफ मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी पार्टी या राजनीतिक नेता जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोरोना से देश पीड़ित हुआ है और देश के लोग पीड़ित हुए हैं और पूरा 1 साल भारत की इकोनॉमी से लेकर हर चीज बंधक रही है। तो मुझे लगता है कि अब कम से कम विरोध के स्वर नहीं सुनाई पड़ने वाले। और कुछ लोग हमसे लगातार सवाल भी करते हैं अमिताभ कि ये प्राथमिकता आखिर कैसे तय हो रही है, कि ये कैसे तय किया जा रहा है कि आखिर इन्हें पहले दिया जाएगा। ये अब सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि जिन्होंने जान की बाजी लगा करके अब स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दिया है, प्राथमिकता उन्हीं हेल्थ वर्कर को, और 3 करोड़ ऐसे लोगों को अब 16 जनवरी से वैक्सीन लगाया जाएगा। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को भी एक नई मजबूती दी है ताकि पूरे देश को एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जा सके। और जल्द ही टीकाकरण अभियान भी अब शुरू होने वाला है 16 तारीख से, और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना भी है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारी अभियान संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंचो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।